हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज करेंगे जिससे हमारा मास्टर्स का एंट्रेंस थोड़ा सा और आगे स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि फेयर रेंट ऑफ हाउस इज 2,50,000, एनुअल रेंट दिया है 2,80,000। पर ये क्वेश्चन ना अभी आपसे होगा नहीं, तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन वापस से शुरू करेंगे। तो देखिए, आपको पहले से पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है या तो आप घर में खुद रहोगे या फिर आप लेट आउट करोगे या फिर आप पार्शली घर में रहोगे और पार्शली जो कुछ एरिया है वो आप लेट आउट कर दोगे। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल चुका था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कैसे ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सीख सकते हैं। पर अब हमें ये जानना है कि लेट आउट के केस में क्या करना होता है। लेट आउट के केस में क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो इस लेट आउट प्रॉपर्टी को कैसे हमें इसकी इनकम निकालनी है। अगर हमने घर किराए पे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इनकम के ऊपर हमें टैक्स को चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए कि हमें क्या करना है कि ग्रोस एनुअल वैल्यू लानी है। जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लाए थे, उस इनकम को ढूंढना था जिसके ऊपर हमें टैक्स लगाना था। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो बड़ा सिंपल था, जीरो हमने ले लिया था। बट लेट आउट के केस में ऐसा नहीं होता, हम उसे नील नहीं लेते हैं। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालें कैसे, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, हम देखते हैं कि हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल माइनस अनरिलीज्ड रेंट। मैम को समझ में नहीं आया क्या है ये चीज। देखिए, पहले तो हम ना इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं। अब देखिए, लेट आउट जब करोगे तो ऑब्वियस है किराया आएगा ना, आप कुछ अर्न तो करोगे ना, आपको किराया आएगा। अब जब किराया आएगा तो आपको कुछ रेंट रिसीव जो हो रहा है, जो भी आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है वो आप निकाल लोगे। इसी एक्चुअल रेंट रिसीव को आप दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो कि कितना रेंट आपको रिसीवेबल है उसमें से जो रेंट आपको नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है ना कि टेनेंट जो होता है, किराएदार जो होता है, वो आपको कुछ रेंट नहीं देता, वो कुछ आपको नहीं दे पाता, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है वो आपको नहीं मिलता है। तो उस केस में जितना रेंट आपको मिलना चाहिए था उसमें से आप माइनस कर देते हो जो रेंट आपको मिला ही नहीं है। तो क्या हो जाता है, उसका क्या मतलब हुआ कि कितना आपको एक्चुअली में मिल गया। जब आप उसमें से माइनस कर दोगे रिसीवेबल में से, जितना आपको मिलना चाहिए था उसमें से आप वो रेंट माइनस कर दोगे जो आपको मिला नहीं है, तो ऑब्वियस है आप वही मिलेगा आपको कि एक्चुअल रेंट रिसीव मिल जाएगा कि कितना मिला है आपको। तो एक जगह तो ये हो गया कि रेंट आपको कितना मिला, ठीक है। अब दूसरी जगह हमें इसे कंपेयर करना है। अब गवर्नमेंट भी क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं मानते, तुमने कितना रेंट कितना चार्ज किया हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। हम तो भाई एक रेंट बताएंगे जो कि रिजनेबल होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी के लिए रेंट रिजनेबल होना चाहिए। हमें कोई लेना देना नहीं है कि तुमने क्या किया। हमें तो पता ये है कि रिजनेबल रेंट उस लोकेलिटी का कितना बनता है। अब रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट उस लोकेलिटी का कितना बनता है वो कैसे पता चलेगा, कैसे माने, कैसे समझें कि रिजनेबल क्या चीज हो सकती है, रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। हमारे पास क्या है, दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है कि जो ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू पता कीजिए। ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू क्या हो गई, हर एरिया का म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो एक वैल्यू डिसाइड करती है, एक रेंट मतलब कि एक वैल्यू डिसाइड करती है उस प्रॉपर्टी की। तो आपको ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू पता करनी होगी और आपको उसे कंपेयर किससे करना होगा, फेयर रेंट वैल्यू से। किससे कंपेयर करना होगा, फेयर रेंट वैल्यू से। तो फेयर रेंट वैल्यू क्या होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी है, अब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो उसकी जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी
का क्या वैल्यू चल रहा है, मतलब फेयर रेंट देख रहे हैं ना, मतलब सेम लेवल पे अगर वो उसी प्रॉपर्टी का रेंट क्या चल रहा होगा, या फिर सेम लोकेलिटी, आपकी जैसी लोकेलिटी सेम है जैसे पटेल नगर या कीर्ति नगर, आप पंजाबी बाग वगैरह इन सबको देख रहे होते हो, तो दिल्ली के ये एरियाज हैं, तो अगर आप इनमें कंपेयर कर रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो कि अगर प्रॉपर्टी सेम लेवल की है तो कितना रेट ले रही है, तो आप फेयर रेंट वैल्यू कंपेयर कर रहे हो। तो आपने क्या किया, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू जो उस म्युनिसिपैलिटी ने डिसाइड करी, और फेयर रेंट वैल्यू जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी के लिए जो वैल्यू हो सकती है, उन दोनों को कंपेयर करोगे। दोनों को कंपेयर करके जो भी हायर होगा उसे सिलेक्ट कर लोगे, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट, जो भी हायर होगा उसे सिलेक्ट कर लोगे। पर गवर्नमेंट कहती है हम ऐसे भी निर्दयी नहीं है, हम ना एक स्टैंडर्ड रेंट सेट करते हैं। अब वो जो स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, वो डिसाइड होता है बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। बाय रेंट कंट्रोल एक्ट क्या हुआ था ना कि जब हमें फ्रीडम मिली थी, तो जब पाकिस्तान से जब यहाँ पर लोग जो आए थे, जो हमारे इंडिया में आए थे, तो जब शिफ्टिंग हो रही थी तो उस टाइम पर जो रेंट था ना वो काफी हाई डिमांड कर रही थी, तो लोगों का फायदा उठाया जा रहा था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या लेकर आई, रेंट कंट्रोल एक्ट लेकर आई, जिसमें डिसाइड किया गया कि मैक्स रेंट जो है इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ताकि किसी का भी फायदा ना उठाया जाए। तो स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड किया गया। अब ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में जो भी आपने हायर डिसाइड किया था, बट वो जो है वो सब्जेक्टिव होगा, किससे, सब्जेक्ट टू किससे होगा, टू स्टैंडर्ड रेंट। किससे होगा, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपके पास अब इससे जो भी वैल्यू निकल कर आती है उसे हम कह देते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हम क्या करते हैं, उस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव को कंपेयर करके पता कर लेते हैं कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी होगी। मैम सारी खिचड़ी बन चुकी है, कैसे करना है आप सीधा एक एग्जाम्पल से बताइए। तो एग्जाम्पल से करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास ना एक यहाँ पे है ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू। तो ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 10,000। तो मैंने ना ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू को सिंपली लिख लिया, 10,000 हमारे पास है, 10,000 हमारे पास है ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट वैल्यू जो है हमारे पास कितनी दी हुई है, 8,000। फेयर रेंट वैल्यू हमारे पास आ गई 8,000। जस्ट अ मिनट, फेयर रेंट वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 8,000। और स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास कितना आ गया, 10,000। और रेंट रिसीवेबल है हमारे पास कितना, 9,000। और अनरिलीज रेंट जो है वो हमारे पास कितना है, 2,000। ओके, तो हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले हमने हमारे पास जो आई ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू जो है, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10,000। फेयर रेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8,000। हायर ऑफ ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट जो होगा हमें उसे सिलेक्ट करना है। हायर ऑफ, इसे हम ए लिख लेते हैं, इसे हम बी लिख लेते हैं। हायर ऑफ ए और बी, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। अब हमने नेक्स्ट में से किससे कंपेयर करना था, स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास कितना है, स्टैंडर्ड रेंट है हमारे पास 10,000। अब देखो दोनों ही लिमिट सेम ही आ रही है, 10,000 10,000, तो हमारे लिए कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। बट अगर ये 10,000 की जगह 8,000 होता तो सिचुएशन अलग हो जाती। अभी हमारा रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, RER, रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, इन दोनों में से लोअर ऑफ, इसे C ले लेते हैं, इसे D ले लेते हैं, लोअर ऑफ C एंड D, ये हो गया आपका 10,000। बट अगर सिचुएशन ऐसी ना होती, 10,000 की जगह 8,000 होता, तो क्या हो जाता आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, उस केस में आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 8,000 बन जाता, क्योंकि हम 8,000 से ज्यादा पे नहीं जा सकते।
ये तो आपका हो गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ये तो हमारा निकल गया 10,000, यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10,000 हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब आते हैं ये वाली साइड पर, एक्चुअल रेंट भी तो हमें देखना है ना। तो एक्चुअल रेंट हमारा जो रिसीवेबल था 9,000 था और जो हमें नहीं मिला वो है 2,000। तो 9,000 में से 2,000 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 7,000। हायर ऑफ दीज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव, हायर कितना बन रहा है हमारा 10,000। तो इसका मतलब ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10,000। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी होती है लेट आउट के केस में। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बट बाय प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। अब इस वाले केस में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अब करके देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है फेयर रेंट ऑफ हाउस इज 2,50,000। हमारे को स्टार्टिंग कैसा था, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू था, फिर हमने क्या करना था फेयर रेंट को लेना था, फिर हमने क्या करना था हायर ऑफ दीज टू लेना था। तो हमने इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया, तो हायर ऑफ ए और बी। फिर हमने क्या किया था स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया था, और जो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आया वो क्या था लोअर ऑफ, क्योंकि आपको कंपेयर करना है सी एंड डी को। तो ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, क्या इसमें ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू है इस क्वेश्चन में? फेयर रेंट है, एनुअल रेंट है, म्युनिसिपल टैक्स है? नहीं है, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, छोड़ दो। फेयर रेंट है 2,50,000, 2,50,000 हमारे पास फेयर रेंट है। हमें क्या करना था इन दोनों को कंपेयर करना था, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, हायर ऑफ दीज टू ऑब्वियस है 2,50,000 ही होगा, 2,50,000 लिख दिया। स्टैंडर्ड रेंट, क्या इस क्वेश्चन में कोई स्टैंडर्ड रेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो स्टैंडर्ड रेंट भी हो गया क्या आपका नील। लोअर ऑफ दीज टू, इसका ये मतलब मत समझ लेगा ये कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जीरो नहीं समझ लेना और जीरो नहीं लिख देना रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, हमें लिखना है 2,50,000। अगर कोई वैल्यू होगी तब आप कंपेयर कर सकते हो, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उस बेसिस पे फिर आपको वही वाली वैल्यू को लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, रेंट लेना है। तो रेंट जो है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, आप देखोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपको कितना मिला है 2,80,000 मिला है। ठीक है, 2,80,000 मिला है हमें, यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हायर ऑफ दीज टू जो है हमें क्या करना है कंपेयर करना है, हायर ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू, हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। तो कितना हो जाएगा आपका 2,80,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू तो 2,80,000 आने वाला है, पर क्वेश्चन में पूछा गया है नेट एनुअल वैल्यू। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आपका अगर आया 2,80,000, लेस करना पड़ेगा क्या हमें म्युनिसिपल टैक्स, राइट। प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया था म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस करेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स आपका कितना दिया गया है, पेड फॉर 6 ईयर, 6 साल का पे कर दिया गया, एडवांस में पे कर दिया गया, आने वाले 6 सालों का पहले ही पे कर दिया 1,20,000। तो हम 1,20,000 की पूरी डिडक्शन ले सकते हैं। देखो गवर्नमेंट कहती है आपने म्युनिसिपल टैक्स जितना पे किया है ना हम आपको उतनी की डिडक्शन देंगे, बट सवाल ये उठता है कि आपने पे किया हो, हम ये नहीं मानते, आउटस्टैंडिंग वाले की डिडक्शन नहीं देंगे, पैसे आपकी जेब से जाने चाहिए तभी हम देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000 नेट एनुअल वैल्यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो ये 1,60,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा सेक्शन जो है डील करता है, चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? तो उस चार्जिंग सेक्शन जो है वो आपका है सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 जो है आपका हाउस प्रॉपर्टी से डील करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको उस पर्टिकुलर इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में
टैक्स करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये बोलता है कि क्या वो प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। इसका लाइन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी बिल्डिंग और उससे जुड़ी हुई जो लैंड है, अब जैसे कि आपका घर है और घर के आगे आपने थोड़ा सा आपका जो एरिया जो जा रहा है कोर्टयार्ड है या वो उससे अटैच्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली लैंड नहीं होनी चाहिए, वो उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। तो उस केस में हम उसे प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को भी हम प्रॉपर्टी मानेंगे। तो अगर आपकी बिल्कुल ही खाली सी कोई जमीन है जिसपे ना कोई घर बना हुआ है, हम उसे हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे ही नहीं, हम उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। हमारे लिए जरूरी है कि उस जमीन पर एटलीस्ट, चाहे तुमने ईंटों से भी कुछ जस्ट ऐसे एक घर ही बनाया जिसकी कोई रूफ भी नहीं है, कोई छत भी नहीं है, डजेंट मैटर, बट अगर आपने इतना भी किया है ना, हम मान लेंगे कि वो हाउस प्रॉपर्टी है। पर खाली लैंड को हम घर नहीं मानते। जो बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई लैंड है उसको भी मान लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एरिया जो कनेक्टेड होता है तो हम उसको भी मान लेंगे। जो जैसे कि अब ये कह लीजिए कि घर है और इस घर के साथ ऐसे कुछ उसने निकाल रहा है, तो उसके बाद उसका ऐसे गेट आ रहा है, तो ये वाला भी उसका ही एरिया, अब जैसे पार्किंग का एरिया जो उसकी घर उसमें ही कनेक्टेड है, तो उसको भी हम जोड़ लेंगे। अब ये मत सोचना कि रोड के ऊपर उन्होंने पार्क किया हुआ है तो वो भी उनका एरिया हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो उनके एरिया के साथ कनेक्टेड है तो हम उसको भी मानते हैं, लैंड अपॉर्टेंट टू उसको भी मानेंगे। नेक्स्ट है द असेसी मस्ट बी ऑनर और डीम्ड ऑनर। असेसी मस्ट बी ऑनर, एक तो ऑनर होता है वो जो कि रजिस्टर्ड होता है, ऑन पेपर उसे घर का हम ऑनर मानते हैं, और डीम्ड ऑनर का मतलब होता है रजिस्ट्री उसके नाम पर नहीं हुई है पर वो ऑनर वाले सारे बेनिफिट्स उठा रहा है। जैसे कि किसी कंपनी का अगर हाउसिंग स्कीम के अंडर उसने अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को अगर घर प्रोवाइड किया है, तो वो उस घर में वो मेंबर्स रह रहे हैं, वो एम्प्लॉयज रह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो जो एम्प्लॉयज हैं या वो मेंबर्स हैं वो डीम्ड ओनर है, क्योंकि वो पूरे बेनिफिट ले रहे हैं जैसे एक ओनर लेता है, बट क्योंकि उनका नाम नहीं है ऑन पेपर तो वो डीम्ड ओनर है। Property is not used by assessee for the purpose of any business or profession. जो प्रॉपर्टी है उसे आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हो। देखो, अगर आपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया तो वो तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया ना, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, वो डेफिनेटली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम ये कहते हैं कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम उसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए इसका आंसर। तो ये सारी चीजें फुलफिल होंगी तो हम मानेंगे कि वो इनकम जो है उस पर्टिकुलर इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन केस ऑफ रेंटल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने रेंट पे दिया है तो ओनली सच म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्टेड विच इज, अगर देखो रेंट पे अगर आपने घर दिया है तो वो जो म्युनिसिपल टैक्स जो है डिडक्ट करना है तो वो ही डिडक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपने प्रीवियस ईयर लैंडलॉर्ड ने, मतलब कि घर के मालिक ने अगर उसे पे करा है प्रीवियस ईयर में, तो वो पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बाय टेनेंट, टेनेंट आपका किराएदार है अगर वो कर रहा है। आपको पता है म्युनिसिपल टैक्स का कंडीशन है, लास्ट वीडियो में भी बताया था, ओनर को ही पे करना है तभी डिडक्शन मिलेगी, अगर किराएदार जाके पे करके आएगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, अब देखो हो सकता है उसके ऊपर 10,000 का म्युनिसिपल टैक्स जो है वो ड्यू हो रहा हो, पर उसने पे जो किया है सिर्फ 5,000 का किया है, तो गवर्नमेंट कहती है जितना तुम्हारी जेब से निकला उतने को हम डिडक्ट करेंगे, उतने की हम आपको डिडक्शन देंगे, हम आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कोई डिडक्शन नहीं देने वाली है। तो टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस वाला कैंसिल,
पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय टेनेंट, कैंसिल किराएदार नहीं कर सकता, सिर्फ ऑनर कर सकता है और प्रीवियस ईयर में उसने किया हो, डेफिनेटली उसने प्रीवियस ईयर में किया होगा तभी तो आप करोगे ना, तो ये आपका ए हो गया। नेक्स्ट आता है आपका वेयर एंड नेसेसिटी। ओके, ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला लोकल टैक्सेस लेविड ऑन हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। अब देखो कई बार क्या होता है, आप जिस एरिया में रहते हैं तो वो जहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के चार्ज किए जाते हैं, जैसे हाउस टैक्स हो गया, फायर एंड वाटर टैक्स है, कंजर्वेंसी टैक्स, एजुकेशन एंड सैनिटेशन टैक्स जो भी आपके ऊपर लगता है, सीवरेज टैक्स वगैरह लगता है, ये सभी तरह के टैक्स आपके ऊपर लगते हैं और गवर्नमेंट आपको इन सभी टैक्सेस पर जो है आपको डिडक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये सारे लोकल टैक्सेस के अंदर इंक्लूड होते हैं और इन सभी टैक्सेस पे आपको डिडक्शन मिलता है फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है एक और आपके पास, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंक्लूड्स। अब ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है इसमें आप क्या कहते हैं, एक आप चीज देखिए। अब देखिए आपको पता है ना कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस होता है, मतलब कि आप खुद ही रह रहे होते हो, तो आपको मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो होती है, मतलब आपने कुछ पैसा आपने लोन पर लिया होगा तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पर जो है डिडक्शन मिलती है। और वो डिडक्शन आपको कैसे दी जाती है, अगर आपने लोन जो है इसलिए लिया है ताकि आप कंस्ट्रक्ट कर सको अपना घर या फिर आप एक्वायर कर सको, खरीद सको, तो उस केस में आपको 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। 3 कंडीशन को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो हम आपको 2 लाख तक की डिडक्शन दे देते हैं। तो वो 2 लाख तक की डिडक्शन जो है, जिसे लोन और कंस्ट्रक्शन अगर आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो और आपकी कंस्ट्रक्शन जो है 5 साल में कंप्लीट भी हो जाती है और आपका जो लैंडलॉर्ड है, मतलब सॉरी जो आपका लेंडर है जिससे आपने पैसा उधार लिया था, वो आपको सर्टिफिकेट दे देता है रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। आपने मतलब ठीक मतलब उसी काम के लिए पैसा यूज किया है जिस काम के लिए आपने बोला था, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम आपको 2 लाख तक का डिडक्शन देंगे। पर अगर इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो हम सिर्फ आपको 30,000 तक का ही डिडक्शन दे सकते हैं, इससे ज्यादा का डिडक्शन हम दे ही नहीं सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ रिपेयरिंग, रेनोवेशन या एक्सटेंशन के लिए अपने लोन लिया है, उस केस के लिए आपने पैसे उधार लिए हैं, तो उस केस में आपको तब भी 30,000 से ज्यादा की हम डिडक्शन नहीं दे सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज थी जो मैं चाहती थी आप लोगों को पता हो। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपने पैसे इसलिए लिए हैं ताकि आप कंस्ट्रक्शन कर सकें, परचेज कर सकें, आप एक बिल्डिंग को फॉर दी हाउस मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए अपने रहने के लिए आप कर रहे हो, तो उस केस में आपके को ये कंडीशंस फुलफिल करनी है। इन तीनों कंडीशन को जब आप फुलफिल कर दोगे कि 1 अप्रैल 1999 के बाद आपने ये लोन लिया हो, ऑब्वियस अगर आप लोगे लोन तो 1999 के बाद ही होगा, और 5 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया है कि आपने उसी पर्पस के लिए यूज किया था लोन जिस पर्पस के लिए आपने दिखाया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने पैसे उधार लिए और किसी और पर्पस के लिए और आप डिडक्शन चाहते हो हाउस प्रॉपर्टी में, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करा तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे 2 लाख तक की। अगर आपने नहीं फुलफिल कर पाए तो हम 30,000 से ज्यादा की आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो दिस इज व्हाट इन दिस पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आपको कैसा करना होता है। तो यहाँ पर आपने ये कर लिया और ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने घर को लेट आउट पर्पस के लिए दिया है, अगर आपने लेट आउट पर्पस के लिए दिया है तो उस केस में क्या होगा, आपको कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पर कोई कंडीशन को फुलफिल नहीं करना। तब तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना आपका इंटरेस्ट लगा है कर लो भाई, जितना कर आपका लगा है इंटरेस्ट उतना आप कर सकते हो।
ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अब आते हैं हम ये वाले पॉइंट पर। यहाँ पे बताया गया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंक्लूड्स कि क्या होता है। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी 30% की, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रोस एनुअल वैल्यू है, उसमें से आपने म्युनिसिपल टैक्स को माइनस किया, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद आपके पास क्या आता है, नेट एनुअल वैल्यू। फिर आप क्या करते हो, डिडक्शंस देना शुरू करते हो। तो डिडक्शंस जो आप देते हो, डिडक्शन एक तो आपको मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो मिल रही है एक तो, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितनी की मिल रही है, 30% की। उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो डिडक्शंस मिल रही है वो आपको अंडर सेक्शन 24 मिल रही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपको मिल रहा है, अब ये आपने अभी देखा कि हो सकता है आपने परचेस या कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया हो, या फिर आपने रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन के लिए लिया हो। कंडीशंस जो भी आप फुलफिल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में आपका ये आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, तो सभी आपका होते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।